जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, लू फेंग मोरुशा को एक बीटल का कॉप देता है, यानी कि डेड बॉडी, जो कि काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा एशियंट होती है। एंड ये डेड बॉडी लू फेंग को दी होती है उसके मास्टर ने, बट लू फेंग उसके अंदर से कुछ 1% बॉडी मटेरियल निकाल के बाकी पूरी की पूरी बॉडी मोरुशा को दे देता है। हम लोगों को मोरुशा देखने के लिए मिलता है जो कि उस डेड बॉडी को खा रहा होता है एंड उसे डाइजेस्ट कर रहा होता है। वही जो लू फेंग था वो अभी भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के ऊपर कॉम्प्रहेंशन कर रहा था। लू फेंग के सामने इस वक्त 2 पार्टिकल्स थे जो कि उसके सामने फ्लोट कर रहे थे। लू फेंग तुरंत अपने हाथों को वेव करता है एंड वो जो 2 पार्टिकल्स होता है वो 2 हिस्सों के अंदर बढ़ जाता है। वो जो पार्टिकल्स थे उन 2 पार्टिकल्स के अंदर और 2 पार्टिकल्स निकलता है, यानी कि यिंग एंड यांग एनर्जी का फ्यूजन के आपस में काफी ज्यादा तेज से स्पिन कर रहे थे। ये जो चीज थी ये था ट्रिनिटी फॉर्म एंड ये परफेक्ट चॉइस लेवल क्रिएचर्स के अंदर होता है। एंड इसके अंदर का जो भी इवोल्यूशन होता है वो काफी ज्यादा सिंपल सा लग रहा था लू फेंग को। लेकिन वही जो लू फेंग था जब वो उस गोल्डन स्केल बीटल कॉप्स के पार्टिकल्स के अंदर झांक के देखता था तो उसके पार्टिकल्स के अंदर की जो दुनिया होती थी वो काफी ज्यादा अलग होती थी कि उसके अंदर लू फेंग को लाइफ स्पिरिट एंड लाइफ बॉडी देखने के लिए मिल सकती थी, जो कि ऑलरेडी चौरम के पीक के ऊपर पहुंच चुकी है। साथ ही साथ उसके अंदर भी काफी सारी मेजर ब्रांचेस कोलाइड थी। इसी तरीके से टाइम बीतता रहता है एंड लू फेंग अपना कॉम्प्रहेंशन करता रहता है। लू फेंग को पता था कि उसे अपने सक्लूजन के कब बाहर आना है। वही अगले दिन हम लोगों को डी चुयू देखने के लिए मिलता है जो कि लू फेंग से मिलने के लिए आता है। डी चुयू लू फेंग से कहता है, ब्रदर लू है, बाकी के जितने भी चौसलियम ट्रांसेंडेंट लेवल के वॉरियर्स है वो इस टियानजी मिशन के अंदर अपनी जी जान लगा देंगे। इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के मैटर के अंदर मैं उन सब में सबसे ज्यादा वीकेस्ट हूँ। वो जो 2 सब टास्क मुझे करने हैं, मुझे डर है कि उसके अंदर मैं सबसे ज्यादा लोअर रैंक के ऊपर आऊंगा। इस बार सारी की सारी चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। लू फेंग कहता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने मिशन के ऊपर ध्यान दीजिए एंड बाकी की बची हुई चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। डी चुयू लू फेंग से कहता है कि जो ब्लड स्पिरिट गोल्ड पेरिल की जो फाइट है ये 2 एशियन कंट्रीज के बॉर्डर्स के बीच में होने वाली है, तो तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। लू फेंग हंसते हुए कहता है, शायद से आप भूल गए कि मैं फिजिकल बॉडी को कल्टीवेट करता हूँ, इसकी वजह से मुझे इस मिशन के अंदर काफी ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। एंड रही बात मेरी लाइफ सेविंग एबिलिटीज की, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये लू फेंग ने इसलिए बोला था क्योंकि वो ओरिजिन ऑफ लाइफ को कॉम्प्रहेंड करता है। सो डेफिनेटली बाकी लोगों के कंपैरिजन के अंदर जो लू फेंग के लाइफ सेविंग मेथड्स होंगे वो काफी ज्यादा शार्प होंगे। जो स्माइल करता है एंड कहता है, हम दोनों को अपना बेस्ट देना है। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्तों के ऊपर निकल जाते हैं। लू फेंग जाने से पहले टीचर ओरिजिन मोयू किंगयांग एंड मोरुशा से मिलके जाता है। इस वक्त जो मोयू किंगयांग एंड लूसा था यानी कि मोरुशा, ये दोनों के दोनों सक्लूजन के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके बाद लू फेंग वॉइड के थ्रू ट्रेवल करके यहाँ से निकल जाता है एंड डी चुयू उसको देखते रहता है एंड वो अपने मनी मन कहता है, मुझे भी अपने टास्क के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो एशियन कंट्री ऑफ यांग फेंग एंड एशियन कंट्री ऑफ ली टिंग है, इन 2 एशियन कंट्रीज ने सबसे ज्यादा कमाल की जगहों को ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर कब्जा करके रखा है। कि इन 2 एशियन कंट्रीज की जो बीच वाली जगह है उसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रेजर मिलता है एंड साथ ही साथ वहीं पे सबसे ज्यादा खूंखार बीस्ट भी रहता है। तो डेफिनेटली इस जगह के लिए झगड़े भी उतने ही ज्यादा होता है। जो लू फेंग होता है वो चड्डू सिटी से ऑलरेडी निकल चुका था। अपनी स्टील ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की मदद से वो बस 3 घंटे के अंदर अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाता है। जब लू फेंग अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचता है तो वहां पे उसे एक बहुत बड़ा सा ब्लड कलर का फायर बॉल देखने के लिए मिलता है आसमान के अंदर जो फ्लोट कर रहा होता है एंड उसके अंदर से काफी ज्यादा ब्लडी ऑरा निकल रहा था। ये जो चीज थी ये थी ब्लड स्पिरिट स्टार। ये जो ब्लड स्पिरिट स्टार था ये इतना ज्यादा रेयर था कि इसी के जो ऑरा था इसके कारण आसपास के एरिया के अंदर काफी सारे हेवन और अर्थ के जो रेयर ट्रेजर्स है वो उग रहे थे। चलिए सारे के सारे ट्रेजर लू फेंग के लिए किसी काम के नहीं थे। लू फेंग यहाँ पे आया था ब्लड स्पिरिट पिरल के लिए एंड वो सारे जो ब्लड स्पिरिट पिरल थे वो निकलने वाले थे इस ब्लड स्पिरिट स्टार के अंदर से, यानी कि जब ये स्टार इरप्ट होगा तो इसी के अंदर से वो पिरल्स बाहर उड़ उड़ के गिरेंगे। लू फेंग इस स्टार को काफी ज्यादा दूरी से ही देखता रहता है एंड अभी भी इस स्टार को इरप्ट होने में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था। लू फेंग इस स्टार के ज्यादा नजदीक नहीं जाता बिकॉज इस स्टार के नजदीक जाने से वो बाकी के पावरफुल कल्टिवेटर्स का ध्यान अट्रैक्ट कर सकता था। इसलिए लू फेंग उस स्टार की थोड़ी दूरी के ऊपर ही रहना शुरू कर देता है। लू फेंग जैसे अपना हाथ को वेव करता है, चॉज लॉज ऑपरेशन के कारण वहां पे एक ऑर्डिनरी सी केव फॉर्म हो जाती है। लू फेंग यहाँ पे बैठे बैठे आसपास के पूरे एरिया को सेंस कर सकता था। अपनी केव के अंदर जाने के बाद जो लू फेंग होता है वो स्टार टावर को बाहर निकालता है एंड स्टार टावर के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है। वही यहाँ पे हम लोगों को लॉर्ड युआन जाओ भी देखने के लिए मिलता है जो कि अपने केव के अंदर बैठा हुआ था। वो कहता है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है काफी सारी पावरफुल ऑरास, लगता है इस बार काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोग ब्लड स्पिरिट पर्ल के लिए आए हैं जो कि इस वक्त ब्लड स्पिरिट स्टार के आसपास अकोमोडेशन लेके रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस बार चू फैंग हाउ की मदद करना लिटरली मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, अगर वो चू फैंग हाउ को जिताता है इस कंपटीशन के अंदर तो उसको जो भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो रिवॉर्ड सही में काफी ज्यादा अलग लेवल के होंगे। उन्हीं रिवॉर्ड्स के अंदर से हिस्सा इस बंदे को भी मिलने वाला है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को एक ग्रे कलर की शैडो देखने के लिए मिलती है जो कि वॉइड के अंदर छुपी हुई थी।
वो अपने आसपास देखती है एंड अपने आसपास के एरिया को स्कैन करती है। वो समझ जाती है कि उसके आसपास कुल मिला के 9 लोग हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। वो अपने आप से कहती है लगता है इस बार ये जो ब्लड स्पिरिट गोल्डन पीरियड कंपटीशन है ये सही में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन तभी ये जो शैडो होती है इसके कान के अंदर एक आवाज आती है, जनरल यानसू मैं आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर पूरा भरोसा रखता हूँ, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप डेफिनेटली इस कॉम्पिटिशन को जीतोगे। तभी वो जो शैडो होती है वो कहती है ऐसे लगता है इस बार का ये जो कॉम्पिटिशन है ये काफी ज्यादा टफ होने वाला है, तो मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पास सबसे ज्यादा ब्लड स्पिरल गोल्डन स्पील होगी, बट मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि जितने भी मैं पर्ल्स कलेक्ट करूंगा वो 10 से तो कम नहीं होने वाली। वही सामने से आवाज आती है एक चीज का और ध्यान रखना कि जो लोहे गॉड है वो इस बार इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने वाला है, जब सही मौका होगा तो तुम्हें उसके ऊपर अटैक करना है एंड उसके ये जो मिशन है इस मिशन को डिस्ट्रॉय करना है, कुछ भी हो जाए उसे ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल मिशन से कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। एंड गाइस ये जो शैडो थी एक्चुअल में ये थी 2 वर्ल्ड पैलेस के अंदर से, यानी कि ये वही डार्क इवल फोर्सेस है जिनसे लू फैंग ने कुछ टाइम पहले ही पंगा लिया था, जो कि लू फैंग को अपने टीम के अंदर शामिल करना चाहते थे लेकिन लू फैंग ने उन लोगों को दुम दगा के भगा दिया था। वही वो जो शैडो होती है उसे एक आवाज सुनने के लिए मिलती है, अगर तुमने लोहे गॉड का मिशन को बेकार कर दिया तो तुम्हें जो भी रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं वो 30% से बढ़ जाएंगे। वही हम लोग को आसमान के अंदर कुछ क्लाउड्स देखने के लिए मिलता है, यानी कि बादल, एंड ये जो बादल थे इन बादलों के अंदर जान थी, ये आपस में बात कर रहे थे। जूनियर ब्रदर चू यंग जल्दी ये जो ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल है ये इरप्ट होने वाला है एंड इसके अंदर से गोल्डन पर्ल्स बाहर नहीं आएंगे एंड चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसके लगभग आधे पर्ल्स को इकट्ठा करना है। मुझे जूनियर ब्रदर चूइंग के ऊपर पूरा भरोसा है कि अपने बचे हुए 2 मिशंस के अंदर वो डेफिनेटली फर्स्ट नंबर के ऊपर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो हमें जो रिसोर्सेज मिलेंगे वो एक अलग ही लेवल के ऊपर होंगे। भाई ऑलरेडी काफी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे एंड सभी लोग वेट कर रहे थे कब ये ब्लड स्पिरिट स्टार इरप्ट होगा एंड अचानक से वो जो ब्लड स्पिरिट स्टार होता है वो काफी ज्यादा तेज से मूव करने लग जाता है। वही लू फैंग का भी ध्यान इस जगह पे खिंच जाता है, लेकिन तभी लू फैंग देखता है कि एक बहुत बड़ी बॉडी जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी वो अचानक से आती है एंड उस ब्लड स्पिरिट बॉल के सामने आके खड़ी हो जाती है। जो लू फैंग था वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था इतनी ज्यादा बड़ी बॉडी को देख के, जो इतनी बड़ी क्रिएचर की बॉडी थी उसकी जो अपर बॉडी थी वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी, उसके आर्म्स काफी ज्यादा मोटे मोटे से थे एंड उसके हाथों के अंदर हम लोगों को कुछ ब्लैक चेन्स एंड एक स्पीयर देखने के लिए मिल सकता था। उसकी बॉडी की जो लेंथ थी वो लगभग 900 मिलियन किलोमीटर के आसपास थी एंड जब ये जो बीस्ट था ये सांस ले रहा था तो आसपास काफी सारे भवंडर से बन जा रहे थे। उसकी आंखें 2 चमकते हुए तारों की तरह दिख रही थी। वही वो जो बीस्ट होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है एंड कहता है तुम सभी लोगों की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने की, तुम सब लोग यहाँ पे एशियन कंट्री से हो है ना एंड डी चुलीनियत से, तुम यहाँ पे ब्लड स्पिरिट गोल्ड पर्ल को लेने के लिए आए हो जो कि तुम्हारा एक सब टास्क है, लेकिन तुमने हम थंडर एशियन कंट्री वालों को तो बुलाया भी नहीं, ना हमसे तुमने पूछने की जरूरत समझी। इस बार जितने भी ज्यादा से ज्यादा ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल्स है वो मेरे होंगे एंड मैं तुम्हें उन सारे ब्लड स्पिरिट पर्ल्स को बेचने के लिए तैयार हूँ, जो भी मुझे सबसे ज्यादा बड़ी कीमत देगा मैं उसे बेच दूंगा। इसके बाद वो जो ह्यूज बॉडी होती है वो वापिस से जोर जोर से हंसने लग जाती है। वही जो छुपे हुए लोग थे जब वो इतनी ज्यादा बड़ी बॉडी को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन लोगों के लिए ये बड़ा सा जो क्रिएचर था थंडर एशियन कंट्री का ये काफी ज्यादा सरदर्द सा बन चुका था, तो समझ नहीं आ रहा था कि ये जो मिशन है ये यांगफेंग एशियन कंट्री का है, तो ये जो डेसोलेट विंड सिटी वाले लोग हैं यानी कि थंडर एशियन कंट्री वाले ये लोग बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। लू फैंग के लिए भी ये एक सरदर्द बन चुका था। अगर यांगफेंग एशियन कंट्री की बात की जाए तो उसके अंदर जितने भी चौधरीलम लेवल के वॉरियर्स होते हैं उन लोगों को हुनियान ब्लड सिस्टम को फॉलो करना पूरी तरीके से इलीगल होता है। हुनियान ब्लड लाइन सिस्टम को तभी फॉलो कर सकते हैं जब वो गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंच जाए, कि हुनियान ब्लड लाइन के अंदर जो पावर्स होती है वो काफी ज्यादा भयानक होती है। जब जनरली कोई पर्सन वीक निकला, उसकी विल पावर वीक निकली, तो ये जो हुनियान ब्लड सिस्टम है ये उसके ऊपर हावी हो जाता है एक तरीके से, फिर उस बंदे का अपने आप के ऊपर ही कंट्रोल नहीं होता। दूसरी तरफ हम लोगों को बताया जाता है कि जो लीडिंग एशियन कंट्री है वहाँ पे हुनियान ब्लड लाइन को प्रैक्टिस करना लीगल है, कि जो लोग चौधरीलम लेवल के ऊपर है वो लोग भी इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल्टर्ट वो बात अलग है कि यहीं पे सबसे ज्यादा संकी लोग आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो लोग संकी नहीं होते वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लू फैंग अपने आप से कहता है कि जहाँ तक की मुझे इन्फॉर्मेशन है इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर 2 कल्टीवेशन सिस्टम है, पहला तो हुनियान ब्लड लाइन के थ्रू एंड दूसरा है डुडाओ प्रैक्टिस यानी कि डाओ प्रैक्टिस। हुनियान ब्लड लाइन कल्टीवेशन काफी ज्यादा पावरफुल है एंड उससे काफी ज्यादा तेजी से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपकी जो विल है वो उस चीज के लिए काफी ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए एंड साथ ही साथ ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, यानी कि जो भी रिसोर्सेज आपको मिलेंगे आप उन रिसोर्सेज को परचेज करते करते नंगे हो जाओगे। लेकिन वही दूसरी तरफ जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है डाओ कल्टीवेशन, कि लू फैंग भी करता है एंड लू फैंग इस वक्त 8 ट्रिब्यूलेशन लाइफ फॉर्म को कल्टीवेट कर रहा है। लू फैंग सोचता है एंड फिर कहता है कि अगर वो हुनियान या फिर हुनियान मटीरियल्स का इस्तेमाल करता है प्रैक्टिस करने के लिए तो इस चीज़ के अंदर थोड़ी सी कम रिस्क है, लेकिन अगर वो
ब्लड ऑफ हुनियान का इस्तेमाल करता है तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है उसके लिए भी। अगर सही में इस रास्ते पे कोई एक बार सक्सीड हो जाए तो वो सही में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड लू फेंग वापिस से उस बड़े से क्रीचर की तरफ देखता है जिसने हुनियान ब्लड लाइन को कॉम्प्रहेंड किया था एंड ये अभी 14 ट्रांजेंट लेवल के ऊपर था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। वही हमें देखने के लिए मिलता है जो ब्लड स्पिरिट स्टार था ये आसमान के अंदर लटक रहा था ब्लड रेड फ्लेम्स के साथ। एंड वहीं पे हम लोगों को लॉर्ड ऑफ डेसोलेट विंड सिटी की बहुत बड़ी बॉडी भी देखने के लिए मिल सकती थी जिसने ब्लड स्पिरिट स्टार को कवर करके रखा था। एंड बाकी के जितने भी पावरफुल प्रैक्टिशनर्स थे वो अभी भी छुपे हुए थे एंड वो सही मौके का इंतजार कर रहे थे। इसी तरह से कुछ दिन और बीतते एंड जो लू फेंग था वो भी अच्छे से कंसंट्रेट करके मेडिटेशन कर रहा था, आखिर वो भी वेट ही कर रहा था। लेकिन तभी सडनली एक बहुत जोर की आवाज आती है, ऐसा लग रहा था जैसे आग उबल रही हो। इस आवाज को सुनते ही जो लू फेंग था वो समझ जाता है कि फाइनली ब्लड स्पिरिट स्टार अपने आउटब्रेक पीरियड के अंदर आ चुका है। लू फेंग तुरंत अपने स्टार टावर के बाहर आ जाता है। लू फेंग जानता था एक बार जैसे ये जो स्टार है ये अपने आउटब्रेक पीरियड के अंदर आएगा, सडनली उस स्टार के अंदर से काफी सारी लिक्विड फ्लेम जो है वो बाहर स्प्लैश आउट होगी। एंड जैसे ही वो फ्लेम्स बाहर स्प्लैश आउट होगी उसी फ्लेम्स के अंदर काफी सारे छोटे छोटे पिरल्स होंगे। वहीं काफी ज्यादा तेजी से उस स्पिरिट स्टार की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। वही बाकी सारी साइड से भी बाकी सारे जितने भी पावरफुल एक्सपर्ट्स थे जो कि अभी तक छुपे हुए थे, शांत थे, वो सारे के सारे ब्लड स्पिरिट स्टार की तरफ आगे भागने लग जाता है। वही लॉर्ड ऑफ वाइल्ड विंड सिटी यानी कि वो जो ह्यूज बॉडी थी क्रिएचर की वो भी उठ के खड़ा हो जाता है एंड वो भी अभी इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड था। हम लोग को सडनली देखने के लिए मिलता है कि कहीं से काफी ज्यादा तेजी से हवा आती है। ये जो हवा होती है ये पूरी तरीके से ब्लड स्पिरिट स्टार को हिला के रख देती है। चल में ये और कोई नहीं है लॉर्ड ऑफ वाइल्ड विंड था जो कि अपनी वाइल्ड विंड को हुनियान ब्लड लाइन की मदद से कंट्रोल कर रहा था। जब ये अपना वाइल्ड विंड रिलम को एक्टिवेट करता है तो जितने भी एवरेज चॉज रिलम के वॉरियर्स होते हैं वो तो दूर दूर उड़ते हुए चले जाता है। जोर जोर से हंसने लग जाता है एंड वो कहता है मेरे इस वाइल्ड विल्ड रिलम के अंदर शायद ही कोई होगा जो मुझे कम्पीट कर पाएगा अभी ब्लड स्पिरिट गोल्डन बीट के लिए। काफी सारे जो हिडन वॉरियर्स थे वो भी इस हवा के झोंके के कारण अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे, मतलब कोई भी ब्लड स्पिरिट स्टार के क्लोज नहीं आ पा रहा था। तभी सडनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है काफी सारी लिक्विड फ्लेम्स यानी कि लावा इरप्ट होता है एंड उसके अंदर हम लोगों को कुछ ब्लड स्पिरल देखने के लिए मिल सकते थे। जैसे ही बाकी के एक्सपर्ट भी उन ब्लड पिरल्स को नोटिस करते हैं वो सारे के सारे उसकी तरफ भागते हैं। वही यहाँ पे हम लोग को लॉर्ड ऑफ यानजू पैलेस भी देखने के लिए मिल सकता था। इसके साथ पहले लू फेंग का एक बार कंपटीशन हुआ था। जो बंदा था ये थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर ही खड़ा था क्योंकि इसे लगता था कि ये अपने डार्क पैलेस के मदद से इस गोल्डन बीट को अपने डार्क पैलेस के अंदर डाल देगा। डार्क पैलेस गाइस किसी ट्रेजर का नाम नहीं है, इसकी बॉडी जो है वो अपने आप में एक डार्क पैलेस है। इस उल्लू के पट्टे को ऐसा लग रहा था कि अपने बॉडी के अंदर उस गोल्डन बीड को ऑब्जर्व कर लेगा। एक बार वो बीड उसके बॉडी के अंदर आ गई फिर उससे उसे कोई नहीं छीन पाएगा। भाई इस वक्त यहाँ पे हम लोग को दो रिलम्स देखने के लिए मिल सकते थे। एक तरफ वाइल्ड विंड रिलम चल रहा था तो वही दूसरी तरफ हम लोगों को डार्क मेंशन प्रिज्म देखने के लिए मिल सकता था। एंड ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि इन दोनों में से कौन आ रहा होगा। डार्क पैलेस इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना ज्यादा पावरफुल वाइल्ड विंड टेरिटरी है। वैसे भी वो जो बंदा है जो कि वाइल्ड विंड रिलम का इस्तेमाल कर रहा है वो हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट कर रहा है एंड वो डेसोलेट पीक डोमेन के पीक के ऊपर है। पैलेस मास्टर जियांजू के फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होता है। वैसे भी वो जानता था जो भी चौधरीलम ट्रांसेंड का वॉरियर हुनियन ब्लड लाइन को कल्टीवेट करते हैं वो एक्सट्रीमली पावरफुल होता है एंड बाकी के ऑर्डिनरी चौधरीलम ट्रांसेंड से तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जो पैलेस मास्टर जियांजू थे इन्हें इस वक्त काफी ज्यादा पावरलेस सा फील हो रहा था। लेकिन तभी सडनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो ब्लड कलर्ड गोल्डन बीट था जिसको उसने वाइल्ड डेसोलेट रिलम के अंदर कैप्चर करके रखा था। अचानक से उसके पास एक गोल्डन कलर की लाइट की बीम आती है जो काफी ज्यादा तेजी से आती है। वो उस बीड से टकराती है एंड वो जो बीड होता है वो जगह पे पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। इस वक्त जो लॉर्ड ऑफ डेसोलेट विंड थे उनके फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरीके से चेंज हो चुके थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके डेसोलेट विंड डोमेन के अंदर से कौन उनका बीड चुरा के लेके गया। एंड एक्चुअल में वो जो गोल्डन लाइट थी वो काफी ज्यादा पावरफुल एंड काफी ज्यादा शार्प थी। वो चाह के भी अपने डेसोलेट विंड डोमेन के अंदर उसे नहीं रोक पाए। सडनली आसमान के अंदर से एक आवाज आती है कि आज जितने भी ब्लड स्पिरिट गोल्डन बीड निकलेंगे उसके अंदर से आधे मैं लूंगा, बाकी के आधे तुम सब लोग ले सकते हो। वही कोने में हम लोगों को वो ग्रे शेडो देखने के लिए मिल सकता था जो कि तुरंत अटैक करने वाला था। लेकिन तभी वो देख के समझ जाता है एक्चुअल में ये जो गोल्डन बीड जिसने चुराई है ये और कोई नहीं, ये ग्रेट सेज बीयून है। इस बंदी की एबिलिटीज को देख के इवन लू फेंग भी थोड़ा सा शॉक था क्योंकि डेसोलेट विंड डोमेन के अंदर लू फेंग भी अपने आप को इस तरीके से छुपा नहीं सकता था। एंड साथ ही साथ जिस स्पीड से वो अटैक किया गया था उस स्पीड से इवन लू फेंग भी अटैक नहीं कर सकता था। लू फेंग मन ही मन कहता है कि पूरी की पूरी डी चू लीनियज के अंदर कुल मिला के बस 7 फर्स्ट क्लास के मार्किसेस है
है, स्टिल अभी इस फाइट के अंदर मुझे इस ग्रेट सेज बियून के साथ भी लड़ना पड़ेगा। आखिरकार ग्रेट सेज बियून किसकी तरफ से होगा, यानी कि उसे किसने इनवाइट किया होगा। इस वक्त लू फैंग को भी काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था, बिकॉज इस वक्त यहाँ पे ग्रेट सेज बियून और लॉर्ड ऑफ वाइल्ड विंड सिटी ये दोनों के दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल थे चॉज रिलम ट्रांसेंड के अंदर। तो ग्रेट सेज बियून थे वो पाथ ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड को फॉलो करते थे, एंड उनकी जो हेवन डिफाइनिंग एबिलिटीज थी वो तो अलग ही लेवल के ऊपर थी। वो एक ही स्लैश के अंदर हेवन और अर्थ को अलग कर सकते थे। एंड जिस तरीके से इस वक्त ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल को इस बंदे ने चुराया था वो भी वाइल्ड विंड डोमेन के अंदर से, उस चीज से सभी लोगों को इस बंदे की एबिलिटी तो पता ही चल चुकी थी। वही जो लॉर्ड ऑफ वाइल्ड विंड सिटी होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, एंड वो कहता है ग्रेट सेज बियून, मैंने लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे तुम भी आने वाले हो। इसके बाद वो कहता है अच्छा तो तुमने ही मेरा ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल चोरी किया, चलो मैं भी देखता हूँ कि अगली बार तुम कैसे चोरी करते हो, क्योंकि जब अगली बार ये इरप्ट होगा तो ये एक नहीं ये काफी सारे मल्टीपल ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल्स को इरप्ट करेगा, उनमें से तुम कितने ही कोई चोरी कर पाओगे। भाई जो ग्रेट सेज बियून होता है वो भी स्माइल करते हुए कहता है तुम ट्राई कर सकते हो, बट उसके बाद भी ये हेवन और अर्थ के बीच में कहीं छुपा हुआ था। मतलब अभी तक ग्रेट सेज बियून किसी के सामने आया ही नहीं था। एंड ग्रेट सेज बियून कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। वही जो लॉर्ड ऑफ जियांजू पैलेस होता है जो कि डार्क पैलेस को कंटेन करते हैं अपने बॉडी के अंदर, वो मनी मन कहता है मुझे लगा था कि यहाँ पे ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल को चोरी करने में मैं काफी ज्यादा आगे रहूंगा, बट अभी सिचुएशन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथों में कुछ भी नहीं लगने वाला, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड ऑफ वाइल्ड विंड सिटी एंड ग्रेट सेज बियून ये दोनों के दोनों है। इन दोनों के होते हुए मैं क्या ही कर पाऊंगा। देखा जाए तो जितने भी डिफरेंट पार्ट्स है कल्टीवेशन के, सबके पास अपने अपने डिफरेंट एबिलिटीज होती है। जैसे कि कुछ लोग एनिमीज को मारने में काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट होता है, वही कुछ लोग अपनी जान बचा के भागने में ज्यादा प्रोफिशिएंट होता है। एंड जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो चू यंग हाउ है उसी ने बियूंग डैश हैंग को बुलाया यहाँ पे, क्योंकि वो जानता था कि बियून डैश हैंग यहाँ पे मोस्ट सूटेबल है ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल वाले टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो ब्लड स्पिरिट स्टार होता है वो एक और बार काफी ज्यादा वायलेंटली शेक करने लग जाता है, वापिस से उसके अंदर से काफी सारी लिक्विड लाइक फ्लेम यानी कि मोल्टन लावा बाहर आता है। एंड उसी लावा के अंदर हम लोगों को ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल देखने के लिए मिल सकती थी। इस बार कुल मिला के 3 ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल बाहर आई थी। यहाँ पे जितने भी चौजलिम ट्रांसेंड लेवल के वॉरियर्स थे इंक्लूडिंग लू फेंग सारे के सारे तुरंत एक्शन लेते हैं। वही जो लॉर्ड ऑफ जियांजू पैलेस होता है वो भी अपने डार्क पैलेस प्रिज्म को फुल पोटेंशियल के साथ एक्टिवेट कर देता है, लेकिन इस बार उसे वापिस से कुछ अलग सा ही फील होता है, क्योंकि इस वक्त ना कि यहाँ पे डेसोलेट पीक डोमेन था बल्कि किसी का एक इनविजिबल डोमेन और आ चुका था। तभी हम लोगों को एक काफी ज्यादा शार्प सा कट देखने के लिए मिलता है जो इन सारे डोमेन्स को कट करते हुए सीधा ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल के पास आके खत्म होता है। वहीं पे एक ग्रेट शैडो टेलीपोर्ट करती है, वो जो ग्रे शैडो होती है वो तुरंत उस ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल को पकड़ती है एंड तुरंत वहां से डिसअपियर हो जाती है। एंड वही जो तीसरा ब्लड स्पिरिट गोल्डन बीट था वो वाइल्ड विंड डोमेन के अंदर यानी कि वाइल्ड विंड सिटी मास्टर के पास आया था डेफिनेटली। वही दूसरी तरफ हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है जो कि अभी भी ब्लड स्पिरिट गोल्डन ऑर्ब की तरफ आगे ही बढ़ रहा था, लेकिन जब तक वो ब्लड स्पिरिट गोल्डन ऑर्ब को ले पाता तब तक वो सारे के सारे डिसअपियर हो चुके थे। लू फैंग सोचता है वो काफी ज्यादा स्लो है। लू फैंग को अभी धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स रियलाइज होना स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे कि वो जो ब्लड स्पिरिट स्टार है उसे पूरी तरीके से वाइल्ड विंड डोमेन एंड ग्रे सेज बियून के द्वारा कंट्रोल किया गया है, कि उन लोगों ने उस एरिया को पूरी तरीके से कवर करके रखा है। एंड साथ ही साथ जैसे ही वो जो पर्ल है वो इरप्ट होता है वैसे ही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है और भी काफी सारी फोर्सेज जो है वो वहां पे आ जाती है। एंड जो लू फैंग है वो बस अपने एक्सचेंज चेंज मेथड का इस्तेमाल करते वॉइड के थ्रू ट्रेवल करके उस चीज को नहीं ले सकता। साथ ही साथ अभी हम लोगों को ये चीज भी रिवील कर दी जाती है कि आखिर वो जो ग्रेट शैडो था वो और कोई नहीं, वो ग्रेट सेज यानसू था। एंड ये जो ग्रेट सेज यानसू था ये भी चौजलिम ट्रांजेट लेवल के ऊपर ही था, एंड ये ग्रेट डाव ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेस को कॉम्प्रहेंड करता था। वो अपने इस ग्रेट डाव ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेस के अंदर ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई लेवल के ऊपर पहुंच चुका था। इतने ज्यादा भयानक टेलीपोर्टेशन और इतने ज्यादा पावरफुल सेपरेशन के अंदर भी वो अपने आप को इजीली टेलीपोर्ट कर पाया वहां पे। एंड साथ ही साथ इस बंदे के पास काफी सारी क्लोन टेक्निक्स भी है, उसकी जो क्लोन टेक्निक है वो अलोन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है हैंडल करना। एंड इस वक्त जो लू फैंग था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसके हाथों के अंदर हम लोग को एक मर्डरस लुक देखने के लिए मिल सकता था, क्योंकि लू फैंग अभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लू फैंग काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए आगे बढ़ता है, एंड जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी जो बॉडी का साइज था वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर के हाइट के ऊपर पहुंच चुका था। फाइनली उसकी हाइट 10 ट्रिलियन किलोमीटर हो चुकी थी, एंड इस वक्त वो आसमान को भी छूने लग गया था। इतनी ज्यादा बड़ी बॉडी जो कि आसमान को छू रही हो, इतनी ज्यादा बड़ी बॉडी को देख के यहाँ पे सब लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। लू फैंग के बॉडी के सामने वो जो ब्लड स्पिरिट स्टार था वो भी काफी ज्यादा छोटा दिख रहा था। लू फैंग वहाँ पे खड़ा हो जाता है एंड कहता है अब से जितनी भी चीजें निकलेगी वो सारी की सारी मेरी होगी। एंड साथ ही साथ जो लू फैंग की बड़ी सी बॉडी थी उसके
बड़ी सी बॉडी के ऊपर एक ब्लैक कलर का जैकेट टाइप में कुछ था, जिसके अंदर से एक ब्लैक कलर का लिक्विड फ्लो हो रहा था, जिसने उसकी पूरी बॉडी को कवर करके रखा था। साथ ही साथ वो जो ब्लैक कलर का लिक्विड था, इवन उसने ब्लड स्पिरिट स्टार को भी इस वक्त कवर करके रखा था। इस वक्त वो जो बड़ा सा ब्लड स्पिरिट स्टार था वो लू फेंग के छाती के ऊपर था, एंड लू फेंग के छाती के अंदर से निकलने वाला वो जो ब्लैक कलर का लिक्विड था, यानी कि अंदर से नहीं निकल रहा था, ये जो लिक्विड था वो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर ही फ्लो कर रहा था। ये जो लिक्विड होता है ये उस ब्लड स्पिरिट स्टार को भी अपने अंदर कवर कर लेता है। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो लॉर्ड ऑफ वाइल्ड विंड सिटी को देखता है, एंड साथ ही साथ बिन्यून मास्टर को। लू फेंग वाइल्ड विंड सिटी की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारे जो मेथड्स है वो सही में काफी ज्यादा क्लेवर है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरी बस फिजिकल बॉडी स्ट्रांग है, तो मैं डेफिनेटली इसी का इस्तेमाल करूंगा। वही जो लॉर्ड ऑफ डेसोलेट विंड होता है वो कहता है फिजिकल बॉडी, चलो देखते हैं कि हम दोनों में से किसकी फिजिकल बॉडी ज्यादा पावरफुल है। वही जो लॉर्ड ऑफ डेसोलेट विंड सिटी होती है उसकी जो बॉडी थी वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन वो अभी और ज्यादा बड़ी होने लग जाती है। वो लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर तक लंबी और चौड़ी हो जाती है। 10 ट्रिलियन किलोमीटर तक उसकी बॉडी बढ़ चुकी थी ऑलरेडी, एंड अगर उसकी बॉडी इससे भी ज्यादा बड़ी होती है तो डेफिनेटली उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाएगी। इसके बाद ये जो बंदा होता है ये अपनी 10 ट्रिलियन किलोमीटर लंबी चौड़ी बॉडी से आके लू फेंग को काफी ज्यादा तेजी से धक्का मार देता है, एंड इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। वैसे ऑफकोर्स देखा जाए तो इसकी जो बॉडी थी वो लू फेंग की बॉडी से काफी ज्यादा छोटी थी, लेकिन स्टिल ये जो बंदा है ये हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट करता है, तो इसकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ होगी वो एक्सट्रीमली टेरिफाइंग होगी। इवन उसकी बॉडी के अंदर की स्ट्रेंथ वो काफी सारे गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स को भी सप्रेस कर चुकी होगी। इस वक्त बाकी ये जितने भी प्रैक्टिशनर्स है जैसे कि लॉर्ड ऑफ यानसू मेशन, ग्रेट सेज बियून एंड यानसू, ये सारे के सारे इन दोनों की फाइट्स को देख रहे थे। डेफिनेटली ये लोग डेसोलेट विंड मास्टर एंड लू फेंग जैसे हेड ऑन कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते थे, यानी कि सभी लोगों के सामने दो सांडों की तरफ भिड़ना इन लोगों का स्टाइल नहीं था। हाँ, इनकी फिजिकल बॉडी इन दोनों जितनी पावरफुल थी। वही जो लू फेंग था वो इवन इस डेसोलेट विंड मास्टर के अटैक्स को डॉज भी नहीं कर रहा था। जब वो जो डेसोलेट विंड मास्टर की बड़ी सी बॉडी उसे ठोकने के लिए आती है वो इसे बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करता। डेसोलेट विंड मास्टर की जो बड़ी सी बॉडी होती है वो लू फेंग के छाती के ऊपर आके टक्कर मारती है। वही तुरंत लू फेंग के छाती वाले एरिया के अंदर वो अपने 5 काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का इस्तेमाल करता है। लू फेंग था वो अपनी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, फिर वो भी देखना चाहता था कि उसकी जो बॉडी है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। एंड ये जो सामने वाला बंदा है जो कि हुनियान ब्लड लाइन को फॉलो करता है, इसकी बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है उसकी बॉडी के कंपैरिजन में। एंड जैसे इन दोनों की बॉडी टकराई थी लिटरली काफी ज्यादा जोर की आवाज आई थी। भाई जो लू फेंग था वो भी पूरी तरीके से हिल चुका था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी के ऊपर एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग इम्पैक्ट पड़ा हो। जो लू फेंग के छाती वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा अंदर दब जाता है, लेकिन वो साथ ही साथ रिकवर भी कर रहा था। वही जो लू फेंग होता है वो 2 कदम तक पीछे की तरफ खिसकते हुए चले जाता है। इवन उसके पाँव के नीचे काफी ज्यादा बड़े बड़े खड्डे भी हो चुके थे जो कि लगभग टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ किलोमीटर के लंबे हो चुके थे। इस वक्त इन दोनों की बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि जब डेसोलेट विंड सिटी इसके बॉडी से टकराया था लू फेंग के, तो डेफिनेटली उसकी बॉडी के ऊपर भी एक रिकॉइल फोर्स आया होगा। रिकॉइल फोर्स के कारण उसकी भी बॉडी 2-4 कदम पीछे तक खिसकते हुए चली जाती है। इनके इस एक कोलिजन के अंदर ही आसपास के जितने भी पहाड़ थे, जितने भी जंगल थे, वो पूरी तरीके से चपटे हो चुके थे। वही बाकी के जितने भी 14 रिलम ट्रांजिट लेवल के वॉरियर्स थे वो समझ चुके थे कि अभी इन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। और साथ ही साथ इन दोनों की हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन एंड इन लोगों की फाइट को देखते हुए उन लोगों की फटके 1000 हो चुकी थी। काफी सारे लोग सही मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फाइनली इन दोनों को देखने के बाद अभी वो लोग समझ चुके थे कि उनका घर जाना ही ज्यादा बेटर होगा। इन लोगों के बीच में अगर ये लोग लड़ने लग गए तो ये लोग डेफिनेटली पिस जाएंगे। एंड इवन इन लोगों की फट भी चुकी थी लिटरली। अगर देखा जाए तो लू फेंग एंड डेसोलेट विंड मास्टर ये दोनों इतना ज्यादा पावरफुल थे अपनी इतनी बड़ी बॉडी के साथ, अपने एक झापड़ के अंदर ही वो किसी भी 14 ट्रांजिट लेवल के पावर हाउस को पूरी तरीके से खत्म कर सकते थे। वही इस वक्त जो डेसोलेट विंड मास्टर था उसके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू है की जो बॉडी है वो इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, क्योंकि जो लू फेंग था वो तो बस 2 ही कदम पीछे हटा था, लेकिन ये जो बंदा था ये 5 कदम तक पीछे की तरफ फीका चला गया था। थॉट अटैक करने वाला भी यही बंदा था। डेफिनेटली ये जो डिफरेंस था ये बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं था। फिजिकल बॉडी कल्टिवेशन के अंदर शायद ही कोई बंदा होगा जो इस बंदे को टक्कर दे पाता था, लेकिन लू फेंग उसके सामने एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। वही वो सारे के सारे 14 रिलम मास्टर्स वो भले इन सब चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, बट स्टिल वो दूर से इस बैटल को देख रहे थे। ऑफ कोर्स इस लेवल का जो बैटल है वो काफी ज्यादा रेयरली देखने के लिए मिलता है। फाइनली गाइस हम लोग को इस बंदे का नाम बताया जाता है, मतलब जिस बंदे को मैं 1 घंटे से लॉर्ड ऑफ डेसोलेट विंड या फिर लॉर्ड ऑफ डेसोलेट विंड मास्टर कह रहा था, इस बंदे का नाम था लॉर्ड हुआंग फैंग। जो लॉर्ड हुआंग फैंग था ये काफी ज्यादा सरप्राइज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट करता है, लेकिन उसके बाद भी लू फेंग उसके साथ इस फाइट के अंदर एडवांटेज पोजीशन के ऊपर कैसे है। दूसरी तरफ जो लू फेंग था वो भी थोड़ा सा सरप्राइज था, क्योंकि वो गैलेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता था
एंड वो जब जॉर्ज विलियम ट्रांसेंड के अंदर पहुंच चुका था उसको उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। पिछले 20 सेंचुरीज़ के अंदर उसने अपने इन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया था, जिसके कारण उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो लगभग लगभग पूरी तरीके से डबल हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी सामने वाला बंदा उसे हेड ऑन टक्कर दे पा रहा है। लगभग लगभग इन दोनों की पावर्स के अंदर 20-19 का ही फर्क था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो लू फैंग की बॉडी है वो यिंग यांग पार्टिकल्स से मिलके बनी है। वो इस यिंग यांग पार्टिकल्स को ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहता है। तो उसकी जो बॉडी है वो कुल मिला के टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यिंग यांग पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। वो ऑर्डिनरी गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स से तो बिल्कुल भी नहीं डरता। ऑर्डिनरी गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स को तो लू फैंग अपने अंगूठे से कुचल सकता है, लेकिन जो जॉर्ज विलियम ट्रांसेंड लेवल का वॉरियर हुनयान ब्लड लाइन को फॉलो करता वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है। लू फैंग उस बंदे को इतना आसानी से नहीं हरा सकता। अगर वो किसी तरीके से उसे हरा भी देता है तो उसे मारना इम्पॉसिबल है। तभी जो हुंग फैंग होता है वो लू फैंग से कहता है कि ये जो क्लोज कॉम्बैट है ये बस स्ट्रेंथ की फाइट नहीं होती। एंड वो अपने पिछवाड़े से यानी कि अपने पीछे से 2 स्पीयर निकालता है। एंड उसके जो स्पीयर्स थे यही लगभग लगभग टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर के थे। वो अपने उन 2 स्पीयर्स को हवा के अंदर घुमाने लग जाता है। एंड जैसे जैसे वो उन स्पीयर्स को घुमा रहा था आसपास काफी ज्यादा भयानक वाइल्ड विंड फॉर्म हो रही थी जो कि लू फैंग से आके टकरा रही थी। अचानक से जो हुंग फैंग था वो लू फैंग के चारों तरफ काफी ज्यादा तेजी से घूमने लग जाता है। यानी कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा थी गाइस। ये इतने ज्यादा बड़ी बॉडी के साथ भी इतने ज्यादा तेज स्पीड को कैसे मेंटेन कर पा रहा था भगवान जाने। इसके इस वक्त हम लोगों को काफी सारे क्लोन्स देखने के लिए मिल सकते थे, क्योंकि एक्चुअल में क्लोन्स नहीं थे बल्कि ये काफी ज्यादा तेजी से लू फैंग के सराउंडिंग के अंदर घूम रहा था, इसलिए काफी सारे इसके मिरर इमेजेस दिख रही थी। वही इसकी जो काफ़ी सारी मिरर इमेजेस थी यानी कि इसके फैंटम्स वो बार बार लू फैंग को जगह जगह के ऊपर उन स्पीयर्स के थ्रू घुसा रहे थे। यानी कि ये एक तरीके से लू फैंग के सराउंडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेजी से घूम रहा था। एंड साथ ही साथ लू फैंग के बॉडी के ऊपर जगह जगह के ऊपर अपनी स्पीयर से घाव छोड़ रहा था। लेकिन उसके ये जो स्पीयर्स थे उसका कोई भी असर लू फैंग के बॉडी के ऊपर नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे ही उसका स्पीयर लू फैंग के बॉडी को टच करता था वैसे ही लू फैंग के बॉडी के अंदर से जो ब्लैक लिक्विड होता था वो तुरंत बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता था, जो कि इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल था कि वो उस स्पीयर को अंदर जाने से रोक लेता था। एंड साथ ही साथ इसके कारण ही लू फैंग के बॉडी के अंदर से एक खून का बूंद भी नहीं निकला था। इससे ये जो बंदा था ये पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो लू फैंग है वो किस तरीके का फिजिकल ट्रेनिंग मेथड का इस्तेमाल करता है, या आखिर उसका ये जो स्पीयर है वो भी लू फैंग के बॉडी का कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा। तभी जो लू फैंग होता है वो तुरंत अपना ब्लड शैडो नाइफ को बाहर निकाल लेता है एंड कहता है अभी मेरी बारी। डेफिनेटली लू फैंग का ये जो ब्लड शैडो नाइफ है ये पहले के कंपेरिजन के अंदर अभी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि जो लू फैंग के मास्टर थे उन्होंने उसके इस ब्लड शैडो नाइफ के अंदर कोई चीज डाली थी जिसके कारण इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा बढ़ चुका था। इसका पोटेंशियल बढ़ के अभी इस वक्त अल्टीमेट वेपन ऑफ गॉड किंग लेवल तक पहुंच चुका है। एंड लू फैंग का ये जो ब्लड शैडो नाइफ है ये इस वक्त काफी ज्यादा हैवी एंड काफी ज्यादा शार्प हो चुका है। एंड जैसे ही जो लू फैंग होता है वो अपने ब्लड शैडो नाइफ को वेव करता है, तुरंत उसकी ये जो ब्लड शैडो नाइफ की वेव थी ये लगभग लगभग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर लंबी चौड़ी थी। लू फैंग के अकेले एक वेव ने लिटरली आसपास की पूरी पहाड़ वहाड़ सब कुछ काट के रख दिया था। डेफिनेटली इन लोगों की बॉडी के साइजेस इतने ज्यादा बड़े हैं कि इन लोगों के जो अटैक्स है उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड अगर इस टाइम इनके आसपास कोई ज्यादा क्लोज के अंदर रहता है तो वो डेफिनेटली पेला जाएगा। यानी कि एक तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस वक्त इन लोगों की साइज इतनी ज्यादा बड़ी है कि इनका एक ही पाव इतना ज्यादा बड़ा है कि किसी भी बहुत ज्यादा बड़ी सिटी को अपने एक पाव के कदम से कुचल सकता है। जैसे कि जिस सिटी के अंदर इस वक्त लू फैंग रहता है चड्डू सिटी, वो उसको अपने पाव के कदमों के नीचे पूरी तरीके से कुचल सकता है। कुछ ही टाइम के बाद जो लू फैंग होता है एंड हैंग फैंग मास्टर होता है ये दोनों के दोनों रुक जाता है, क्योंकि ये दोनों काफी अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि ये दोनों एक दूसरे का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। जो हैंग फैंग मास्टर होता है वो लू फैंग से कहता है लॉर्ड लुए तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो मेरी स्ट्रेंथ से बिल्कुल भी कम नहीं है, बट अभी तुम्हें एक चीज समझनी चाहिए कि इस वक्त हम लोगों के बीच में जो हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर है वो ग्रेट सेज ब्यून है। लू फैंग भी इस चीज को समझता था। भले इन दोनों के पास काफी ज्यादा पावरफुल बड़ी सी बॉडी हो, लेकिन वो ब्यून के सामने क्या ही कर सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा तेज है कि वो दिखाई भी नहीं देता। एंड इस वक्त अभी तक किसी ने इस बंदी को देखा भी नहीं, कि ये जो बंदी है ये अभी भी छुपी हुई है। ये बस जैसे वो जो गोल्डन पर्ल्स आते हैं ये वैसी वहां पे आती है एंड गायब हो जाती है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि अब तक इसकी एक्चुअल लोकेशन को भी कोई पता नहीं लगा पाया है। इवन जो लू फैंग था वो भी ग्रेट सेज ब्यून का जो ऑरा था उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तभी हम लोगों को एक ग्रे शैडो देखने के लिए मिलती जो कि काफी ज्यादा तेजी से आती है
एंड वो लू फेंग से कहती है, लूए क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम ब्लड स्पिरिट स्टार को इस तरीके से अपने बॉडी के अंदर सील कर सकते हो? सडनली वो जो ग्रे शेडो होती है वो लू फेंग के उस ब्लैक लिक्विड को पेनिट्रेट करती है एंड उस ब्लैक लिक्विड को पेनिट्रेट करते हुए वो लू फेंग की छाती में घुस जाती है। वो जो शेडो होती है वो उस ब्लैक स्पिरिट स्टार के साइड में जाके खड़ी हो जाती है। मतलब एक तरीके से ये जो ग्रे शेडो होती है वो लू फेंग के छाती में छुपी नहीं थी, बल्कि लू फेंग ने अपनी छाती वाली जगह के ऊपर उस स्टार को रखा हुआ था एंड वो जो स्टार था वो पूरी तरीके से ब्लैक लिक्विड से कवर था। ये जो बंदा है, इस बंदे को ब्लैक लिक्विड से तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो उस ब्लैक लिक्विड को पेनिट्रेट करते हुए उस स्टार के ऊपर जाके खड़ा हो गया। इसके बाद वो लू फेंग से कहता है, लूए तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो उस ब्लड स्पिरिट स्टार को पूरी तरीके से सील नहीं कर सकती। इस चीज को इवन लू फेंग भी फील कर पाता है कि उसके छाती वाले पोर्शन के अंदर जहाँ से ये बंदा अंदर घुसा वहाँ का जो ब्लैक लिक्विड है वो पूरी तरीके से इनहेलेटेड हो गया। तो समझ चुका था उसका जो ब्लैक एबिसिस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था वो बस इसके मदद से इस ग्रे शैडो को नहीं रोक सकता। लू फेंग एक चीज काफी अच्छी तरीके से जानता था कि जो ग्रेट सेज ब्यून है, इसकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है लू फेंग के बॉडी के सामने एंड डेफिनेटली लू फेंग की बॉडी काफी ज्यादा इंपीरियर है, बट उसके बाद भी इस बंदी की जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर है। वो इवन होंग फेंग मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। देखा जाए तो इस वक्त यहाँ पे काफी ज्यादा वियर्ड सा सीन क्रिएट हो चुका था। यहाँ पे लू फेंग था अपनी बड़ी सी बॉडी के साथ, वही लू फेंग के सामने था डेसोलेट विंड मास्टर यानी कि होंग फेंग मास्टर। वही जो ग्रेट सेज ब्यून थी वो अभी भी छुपी हुई थी, उसके ऑरा को कोई पता नहीं लगा पा रहा था कि वो आखिर है कहाँ पे। वही दूसरी तरफ वो जो ग्रेट शेडो वाला बंदा था यानी जिसका नाम ग्रेट सेज यांसू था, वो लू फेंग के छाती के अंदर घुस के बैठा हुआ था उस बड़े से स्टार के ऊपर। और डायरेक्टली कॉम्पैक्ट पावर की बात की जाए तो जो ये जो ग्रे शेडो थी यानी कि ग्रेट सेज यांसू, ये लू फेंग एंड बाकी दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल था। वही वहाँ पे हम लोगों को दूर लॉर्ड यांसू देखने के लिए मिलता है जो कि दूर खड़े हुए इन सारे लोगों को देख रहा था एंड वो मनी मन कहता है कि मैं इन लोगों से थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके रखूंगा, जब मुझे मौका मिलेगा जितने ज्यादा ब्लड स्पिरिट ऑब्स हो चुके हैं उतने ज्यादा मैं चोरी करने की कोशिश करूंगा। देखा जाए तो इन सब के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई ट्रैप करने के अंदर होगा तो वो लॉर्ड ऑफ यांसू ही होगा, क्योंकि वो अपने डार्क पैलेस के अंदर किसी को भी ट्रैप कर सकता है। वो बात अलग है कि वो लू फेंग को ट्रैप नहीं कर पाया था, लेकिन अगर वो सही में अपनी औकात में आ गया लू फेंग को ट्रैप करने के लिए तो इवन लू फेंग को भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये बंदा कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, ये लू फेंग या फिर हैंग फेंग जितनी इतनी बड़ी बड़ी टेरिफाइंग बॉडीज को अपने डार्क प्रिज्म के अंदर कैप्चर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एंड रही बात ब्यून मास्टर की एंड उस ग्रे शैडो की, तो इन लोगों की एजिलिटीज काफी ज्यादा पावरफुल थी, भले इनकी बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल ना हो, इसलिए अपनी एजिलिटीज की मदद से आराम से इसकी उस डार्क पैलेस वाली वॉल्स को तोड़ के बाहर आ सकते हैं। रही बात एट द एंड उस ग्रेट से यांसू की यानी कि उस ग्रे शैडो की, तो वो जो बंदा है उसके पास आर्ट ऑफ क्लोन्स वाली एक एबिलिटी है जिसकी मदद से उसकी काफ़ी सारे क्लोन्स बन सकते हैं। अगर एक आध क्लोन ये बंदा अपने बॉडी के अंदर इम्प्रिजन कर भी लेता है एंड उसको डिस्ट्रॉय कर भी लेता है तो उसके बाकी के क्लोन जिंदा रहेंगे, जिससे उसे डेफिनेटली घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली उसका एक आध क्लोन डिस्ट्रॉय करने के बाद वो जो यांसू है वो इस बंदे को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो सही में अगर देखा जाए तो इस वक्त सबसे ज्यादा बेकार पोजीशन के ऊपर अगर कोई है तो वो है लॉर्ड ऑफ यांसू मेंशन, क्योंकि वो अपने डार्क पैलेस से घंटा भी कुछ नहीं कर सकता। वो लू फेंग को पकड़ सकता है, ना वो हुआंग पेंग को पकड़ सकता है, ना वो यांसू को पकड़ सकता है एंड ना ही वो बिन्यून मास्टर को पकड़ सकता है। तो इन सब से इस वक्त दूर रहना ही उसके लिए ज्यादा बेटर होगा। तभी अचानक से लू फेंग के दिमाग के अंदर कोई चीज आती है एंड अचानक से लू फेंग के आसपास एक काफी ज्यादा बड़ी और माइटी रिवर आ जाती है, यानी कि ये लू फेंग का डोमेन था। लू फेंग ने अपना मिल्की वे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की मदद से अपना एक डोमेन क्रिएट कर लिया था सिल्वर रिवर का। चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे समुंदर बन चुका हो एंड उसी समुद्र के ऊपर हम लोगों को ब्लड स्पिरिट स्टार देखने के लिए मिल सकता था। डेफिनेटली कॉमन सी बात है कि लू फेंग के इस समुद्र के अंदर जो भी बंदा होगा वो एक डिसएडवांटेज के अंदर होगा। लू फेंग ने अपनी बॉडी को रिवर के अंदर इसलिए कन्वर्ट कर लिया था क्योंकि भले ही बड़ी बॉडी की मदद से वो यहाँ पे किसी के साथ भी फाइट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे उसे फाइट नहीं करनी थी, उसे उन ब्लड स्पिरिट ऑब्स को चोरी करना था एंड उनको चोरी करने के लिए चाहिए थी उसे स्पीड एंड स्पीड के अलावा उसे चाहिए था कवर, यानी कि एक तरीके से उसे फील्डिंग लगानी थी। एंड इस वक्त जो लू फेंग की बड़ी सी रिवर थी उसने बहुत बड़े एरिया को कवर करके रखा था एंड इस रिवर की मदद से जो लू फेंग था वो कहीं से भी अपीयर हो सकता था उस बड़े से एरिया के अंदर। तो इस बार जैसी ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल वापिस से इरप्ट होगा तो जो लू फेंग है वो तुरंत सबसे ज्यादा क्लोज वाली जगह के ऊपर अपने आप को टेलीपोर्ट करके उस ऑब को ले सकता है। एंड लू फेंग की जो तरकीब है ये कितनी ज्यादा काम करती है ये तो आप
आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। होप करता हूँ कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। सो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। गाइस वीडियोस थोड़ी सी आगे पीछे होने का एक ये रीजन है ना कि ये जो स्वॉलो स्टार के एपिसोड है वो एक टाइम पे रिलीज नहीं होते। तो होता ये है कि जब ये स्वॉलो स्टार के एपिसोड्स अवेलेबल नहीं होते तब मैं पूरी तरीके से फ्री रहता हूँ, लेकिन जब ये अवेलेबल हो जाता है तो मैं किसी न किसी प्रॉब्लम में ही फंस जाता हूँ, इसलिए कई बार एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है। एंड जो भी लोग अल्ट्रा प्रीमियम वगैरह खरीदते हैं मेरे से, वो लोग प्लीज एक चीज का ध्यान रखा करो कि जब तक मैं यूट्यूब के ऊपर कोई पोस्ट ना कर दूं अल्ट्रा प्रीमियम वीडियो के लिए, तब तक प्लीज कोई मुझे पे मत किया करो। एंड जो लोग पे कर चुके हैं ऑलरेडी, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अल्ट्रा प्रीमियम बना दूंगा वैसे ही मैं तो आप लोगों को भेज दूंगा। क्योंकि अभी थोड़े से चैप्टर्स अवेलेबल है, इसलिए इसका बाद वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा जल्दी डाल दूंगा मैं, यानी कि परसों 29 को। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। जिस दिन 9000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन एक वीडियो एक्स्ट्रा डाल दूंगा, मतलब एक्स्ट्रा नहीं डालूंगा, जो अल्ट्रा प्रीमियम है उसे फ्री कर दूंगा। जल्दी जल्दी 9000 सब्सक्राइबर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।